Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Botany for Student. I am Ms. Raj Alvera, Assistant Professor, Department of Botany, RR College. Today's topic is DNA as genetic material. तो इसमें हम यह देखेंगे कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या प्रूव दिए कि जिससे यह प्रूव हो सका कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। DNA, जब हम DNA के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम को देखेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र को आनुवांशिकी का वाहक माना गया है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसको हम यह भी कहते हैं कि यह जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर हेरिडिटरी क्रोमोसोम के कारण होती है। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रोमोसोम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जब हम देखते हैं तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हमको पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इनके साथ कुछ प्रोटीन अटैच रहते हैं जो कि इन डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी का काम करते हैं, जिससे कि यह जल्दी डिग्रेड ना हो। तो ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम क्रोमोसोम को न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि उसमें स्टेबिलिटी होती है और इस तरह से क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन ही आनुवांशिकी के वाहक या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण पहले प्रोटीन को आनुवांशिकी पदार्थ माना जाता था। जब आनुवांशिकी का अध्ययन करना स्टार्ट किया, जेनेटिक की स्टडी स्टार्ट की साइंटिस्ट ने, तो सबसे पहले यह सोचा जाता था कि प्रोटीन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हो सकता है कि प्रोटीन आनुवांशिकी पदार्थ हो। तो पहले यह समझा जाता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद यह पता चला कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गए तो उसके बाद यह प्रूव हुआ कि जो डीएनए या आरएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं होते। क्योंकि प्रोटीन में हम देखते हैं तो अमीनो एसिड कितने 20 टाइप के होते हैं, लेकिन जेनेटिक जो हम डीएनए या आरएनए देखते हैं तो इनमें 4 टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और उन्हीं से सारी कोडिंग होकर के नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है। मेंडल ने 8 वर्ष के अनुसंधान के पश्चात मटर के पादप पर क्रॉस ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट किए और बाद में बताया कि जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में जाते हैं। मेंडल ने अपने क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के प्लांट के ऊपर। जैसा कि हम सब पढ़ते हैं कि जेनेटिक की शुरुआत हुई थी, तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, तो उन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट से उनकी जो संतति होती है, ऑफस्प्रिंग जनरेशन है, उसमें जाएंगे और यह डिस्क्रीट पैकेट, जो इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में जाती है। मतलब कि पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम या जो फैक्टर थे उनके वो एज इट इज़ ना जा करके कुछ कुछ पार्ट उसमें जाते हैं। जब 2 डिफरेंट वेराइटीज़ का क्रॉस उन्होंने कराया, मटर की 2 डिफरेंट वेराइटी थी जिनके अलग अलग कैरेक्टर थे, तो जो उसकी जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई थी, बनी थी, उसमें क्या हुआ था कि कुछ कैरेक्टर एक प्लांट के थे और कुछ दूसरे प्लांट के थे। तो इस तरह से उन्होंने यह बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूसली जाएगी, लेकिन वो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में जाती है। इसमें निम्न गुणों का समावेश होता है। अब जो इन्होंने डिस्क्रीट पैकेट बताया, या उन्होंने मेंडल ने इसको फैक्टर नाम दिया था, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? रेप्लिकेशन से मतलब होता है वो सेम अपने जैसी और कॉपीज़ बना सकता है। दूसरा था एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, गुणों की अभिव्यक्ति, मतलब कि जो कैरेक्टर पेरेंट में थे वो ऑफस्प्रिंग में भी हमको दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो ये फैक्टर थे, इसमें 2 तरह के कैरेक्टर हमने देखे। एक तो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती थी, प्रतिकरण की क्षमता, और दूसरा गुणों की अभिव्यक्ति, यह इसमें पाया जाता था। फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने क्या किया, WBC से न्यूक्लिन आइसोलेट किया। जैसे कि हम भी जानते हैं, पहले भी हमने देखा है कि WBC के केंद्रक से इन्होंने न्यूक्लिन वाइट कलर का मटेरियल आइसोलेट किया था और यह फॉस्फोरस रिच
था, जो इसमें फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने इस तरह से न्यूक्लिन आइसोलेट किया था। रिचर्ड आल्टमान, इन्होंने वर्ड न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। जो ये वाइट कलर का मटेरियल इसमें से निकला था न्यूक्लिन, इसको इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, जिसमें कि फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है, तो उसमें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यह प्रूव करने के लिए हम यह देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। तो इसके लिए क्या, हर्शे और चेज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव किए। 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने सिद्ध किया कि जीन डीएनए के बने होते हैं। इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज के साथ एक्सपेरिमेंट किए। T2 बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो ये जो 1952 में, पहले इससे पहले बैक्टीरिया तक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन बाद में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो बैक्टीरियोफेज पे किया गया वो इन्होंने अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने किया था। और इन्होंने ये बताया कि जीन्स डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट T2 बैक्टीरियोफेज पे किया। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज के लिए होस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, या इसे इन्फेक्टेड कर देता है, उसके अंदर एंटर करके यह अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इस तरह से इसमें ये इसका दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, हेड एंड टेल। तो ये ऊपर वाला रीजन है जो, ये इसका हेड कहलाता है, और नीचे वाला रीजन इसका टेल कहलाता है। और ये इसके टेल फाइबर्स हैं, और ये प्रोटीन कोट पाया जाता है हेड के ऊपर, और इस तरह से इसके ऊपर ये शीट पाई जाएगी जो कि इसको कवर करके रखती है। और ये नीचे जो दिया हुआ है यह है सेल वॉल है बैक्टीरिया की। तो यह इस तरह से इसके अंदर एंटर कर जाता है और अपना डीएनए यहाँ से इस बैक्टीरियल सेल में एंटर करा देता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम देखते हैं कि हेड सबसे पहले दो भाग में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, हेड एंड टेल। और इसमें हेड पर शीट एंड डीएनए, तो ये इस तरह से प्रोटीन कोट की शीट पाई जाएगी और उसके अंदर डीएनए। हेड ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा है टेल, इसमें टेल फाइबर एंड शीट पाई जाती है। टेल फाइबर है ये, जिसके हेल्प से ये जो बैक्टीरिया की सरफेस होती है उसके ऊपर अटैच होता है, और इस तरह से एक इसमें सीरिंज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे कि डीएनए इसमें एंटर करेगा। टेल की सहायता से बैक्टीरिया की सरफेस पर चिपक जाता है, ये चिपकता है। बैक्टीरियोफेज एक मॉलिक्यूलर सीरिंज की तरह काम करता है। वायरस का खाली हेड बाहर रह जाता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक मॉलिक्यूलर सीरिंज की तरह इसमें काम करेगा। तो इस तरह से यह इसमें एंटर करवाएगा और वायरस का खाली हेड यहाँ पर बाहर रह जाता है। जितना भी डीएनए है जेनेटिक मटेरियल वो इसके अंदर एंटर कर जाता है। नए बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाते हैं। वायरस के अंदर गया ये डीएनए। अब डीएनए, वायरस का डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की सेल है उसकी मशीनरी को कंट्रोल करता है और खुद के डीएनए की कॉपीज जनरेट करवाएगा, और जिससे कि नए बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया सेल को रप्चर करके, या ये सेल फट जाती है और इसमें से नए बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं। बैक्टीरियोफेज, तो यहाँ हम देखते हैं किस तरह से प्रोसेस होती है। बैक्टीरियोफेज एंटर इन ई कोलाई बैक्टीरिया, तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया में एंटर करता है। बैक्टीरियोफेज डीएनए मल्टीप्लाई, और बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए होती है वो बहुत मल्टीप्लाई करेगी, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाती है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल रप्चर, जब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है, नए बैक्टीरियोफेज बन गए, तो उसके बाद बैक्टीरिया की सेल फूट जाती है और फट जाएगी, और उसके बाद न्यू बैक्टीरियोफेज आर रिलीज्ड, नए बैक्टीरियोफेज रिलीज होंगे, इन्फेक्ट द न्यू बैक्टीरियल सेल, और यह जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं ये दूसरी नई बैक्टीरियो सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, दो तरह के बैक्टीरियोफेज लिए। एक को तो सल्फर लेबल्ड किया, 35 सल्फर रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कर दिया, क्योंकि प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल करने के लिए सल्फर
प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो इसलिए सल्फर को 35 रेडियो एक्टिव लेवल कर दिया। और दूसरा जो वायरस लिया इन्होंने बैक्टीरियोफेज, उसका क्या डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल था उसको उन्होंने फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल्ड किया, 32 फॉस्फोरस से। तो इस तरह से इन्होंने 2 बनाए। अब जो बाहर वाली शीट थी बैक्टीरिया की, वो तो प्रोटीन से बनी थी, आउटर सरफेस पूरी, तो वो सल्फ़र से, रेडियो एक्टिव सल्फ़र से लेवल्ड थी। और जो डीएनए था दूसरा, जिसमें सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव लेवल्ड किया, वो फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर एंटर किए, तो इसमें इन्होंने देखा कि जो 32 फॉस्फोरस था, वो तो जो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी बैक्टीरिया की, या जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मिला उसमें फॉस्फोरस तो रेडियो एक्टिव लेवल्ड मिला, लेकिन जो प्रोटीन सल्फ़र किया था हमने, जो सल्फ़र रेडियो एक्टिव लेवल्ड किया था प्रोटीन को, वो उसमें बाहर ही रह जाता है, वो उसके अंदर नहीं जाता। तो नो सल्फ़र डिटेक्टेड इन सेल। तो इस तरह से देखा केवल डीएनए ही उसके अंदर एंटर किया है जो कि रेडियो एक्टिव लेवल्ड मिला है, लेकिन सल्फ़र कंटेंट नहीं मिलता। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए हर्शे एंड चेज ने निम्न एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने 32 फॉस्फोरस वाले कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम पर बैक्टीरिया को कल्चर किया और डीएनए को रेडियो एक्टिव किया। तो इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस था उसको, एक को तो 32 फॉस्फोरस वाले कल्चर मीडियम पे रेडियो एक्टिव किया, उसमें ग्रो कराया, और दूसरा बैक्टीरियोफेज था उसे सल्फ़र वाले मीडियम में ग्रो कराया। दोनों ही रेडियो एक्टिव थे, 35 सल्फ़र और 32 फॉस्फोरस। इस तरह से फिर तो ये इन्होंने डीएनए 32 और प्रोटीन 35 एस सल्फ़र से रेडियो एक्टिव लेवल्ड हो गए। इसके बाद इन्होंने वेरिंग ब्लेंडर पर हिलाया और फिर जो जनरेशन थी उसमें फॉस्फोरस उपस्थित था। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें बैक्टीरिया में एंटर कराया इस बैक्टीरियोफेज को। फिर उन्होंने जो उसको वेरिंग ब्लेंडर पे हिला करके जो उसके सेल फ्रैक्शनेशन थे वो प्राप्त किए। फिर उससे यह देखा जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था, और जिससे यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए ही उसके अंदर एंटर किया। और जो नेक्स्ट जनरेशन इसमें प्राप्त हुई थी बैक्टीरियोफेज की, उनमें जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। तो इससे यह प्रूव हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। 32 फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, और यह 35 सल्फ़र प्रोटीन कोट वाले बैक्टीरियोफेज कल्चर मीडियम में उपस्थित थे। यह एक्सपेरिमेंट कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ, और इससे यह स्पष्ट हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन नहीं। थैंक यू। If you like my video, like, share and subscribe.